बिहार का इलेक्शन हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं और भक्त बहुत खुश है। भक्त के साथ साथ ईवीएम के जो लीडर्स हैं, जो ईवीएम पे भरोसा करके बैठे थे, वो लोग भी और ज़्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान मायूस हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी एक यमदूत की तरह यानी सफ़ीर की तरह आए थे और यमराज की तरह सेक्युलर पार्टियों को ख़त्म करके उनकी रूह खींच लेके चले गए। नेक्स्ट ईयर सबसे पहले बंगाल का इलेक्शन है और बंगाल में ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए वहाँ पे अब्बास सिद्दीकी नाम के लीडर तैयार बैठे हैं जो फ़ौरन असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थाम देंगे। अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे दो लोग हैं, एक है जमीयतुल उलमा जो ममता बनर्जी के साथ है, तो दूसरे एक 40 साल बल्कि 45 साल से कम उम्र के मजहबी लीडर थे जो अब सियासी लीडर बन गए हैं, वो हैं अब्बास सिद्दीकी। असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी अगर मिलते हैं तो वो तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कुछ बातचीत होती है, ये देखना आइंदा चंद महीनों में ये बात सामने आ जाएगी। बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया है जो ये कहा जाता है कि सेहूनी ताकत है या जूइश फ़िलासफ़ी को वो करती है कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए हर मुल्क में। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो एनडीए में जो शामिल जमातें हैं उन सब को आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कल अब्दुल सलाम थे, आज कोई और बन सकता है। पुलिस से यकीनन मुसलमानों को हर वक्त शिकायत रही है कि पुलिस कुछ ना कुछ तरीके से मुसलमानों को उकसा के या झूठे मुकदमात में फैलाते चले जाती है। दुबाक के इलेक्शन में बीजेपी ने कामयाबी रजिस्टर की है, अगरचे कि उसमें ये कहा जा रहा है कि लोग कार के निशान में और एक और दूसरे निशान में फ़र्क नहीं कर सके, जिसकी वजह से कार का निशान पीछे हो गया और दूसरे निशान को वोट ज़्यादा मिले। कांग्रेस हो, टीआरएस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब पार्टियां कहीं ना कहीं मजलिस से या मुसलमानों के हमदर्द हैं, ये बात बताने की कोशिश हो रही है और उसको लेकर ही बीजेपी हर जगह पे साउथ इंडिया में ख़ास तौर पे अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। या तो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा बता रहे हैं या सेक्युलर पार्टियों को मुसलमान पार्टी बताकर अपने आप को हिंदू पार्टी बता के ये करना चाहते हैं। हर मुसलमान के घर को निशान लगाकर ये कहा गया कि कल अगर मुसलमान जब एनआरसी और सीएए पे अमर होगा और मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो ये घर आप लोगों के साथ रहेगा या आप लोगों का हो जाएगा। ऐसे चीज़ बता के वोट लिए थे। अगर बीजेपी यहाँ कामयाब होती है तो उन्हें रोकने के लिए टीआरएस क्या कर रही है ये देखना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को अपनी लाइफ का एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे लेना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट अपने 10 लाख रुपए, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस का कवर हम बना के चलते हैं तो गवर्नमेंट अपने 10 लाख बचाने के लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट जब ओन करेगी। यकीनन ये कहा जाता है कि अल्लाह की दी हुई जान है और अल्लाह ही लेने वाला है, बात सही है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ताकि हम हमारी अक़ल से कुछ सोच के काम करें। तो आज मुसलमानों की ये मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर अपने दोस्त को, अगर मैं अपनी पॉलिसी बनाता हूँ तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनेगी कि मैं अपने साथ वालों की भी पॉलिसी बनाऊँ। अगर वो पॉलिसी बनाने के हक़ में नहीं है तो मैं पैसे देके उनकी पॉलिसी बनाने की ये एक कोशिश होना चाहिए। जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि ईच वन टीच वन। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बिहार का इलेक्शन हो गया है, नतीजे भी आ गए हैं और भक्त बहुत खुश है। भक्त के साथ साथ ईवीएम के जो लीडर्स हैं, जो ईवीएम पे भरोसा करके बैठे थे, वो लोग भी और ज़्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान मायूस हो गया है। खैर, बड़ी बात यह है कि बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर कामयाबी की है, जबकि 19 सीटों पे जिन 24 सीटों पे उन्होंने मुकाबला किया था उनमें 5 सीटों पे वो कामयाब हुए हैं, लेकिन 19 सीटों पे वो नाकाम हुए हैं। और नाकाम होकर किसको हराए हैं ये लम्हे फ़िक्र है। मैं समझता हूँ कि 5 सीट जीतने की बहुत बड़ी अहमियत है असदुद्दीन ओवैसी के क़रीब में, लेकिन मगर 19 सीट जो हारे हैं वो मैं समझता हूँ कि हर वो पार्टी की आँख खोलने के लिए काफ़ी है जो दलित मुस्लिम वोटों पे इन्हिसार करते हैं या जो सेक्युलर वोटों पे इन्हिसार करके अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के इंतखाबात के बाद या नतीजों के बाद उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र गए थे, लेकिन बिहार के बाद अब यूपी और बंगाल, झारखंड भी जाने वाले हैं। बहरहाल दिल्ली भी जाएंगे, हो सकता है कि वो अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने के लिए हर रियासत का दौरा करेंगे। लेकिन 19 सीट जो पूरी तख्त पलट दी हैं सेक्युलर पार्टी का या राष्ट्रीय जनता दल का या लालू प्रसाद यादव की पार्टी का, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक नया चैलेंज उभर के आया है सेक्युलर पार्टियों के लिए। और ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, बल्कि ये कहूँगा मैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक यमदूत की तरह यानी सफ़ीर की तरह आए थे और यमराज की तरह सेक्युलर पार्टियों को ख़त्म करके उनकी रूह खींच लेके चले गए। अब सेक्युलर पार्टी क्या करेगी, या सेक्युलर पार्टी ख़ास तौर पे वो सेक्युलर पार्टी जो दलित, मुस्लिम और सेक्युलर वोटों के ऊपर अपनी रसाई असेंबली तक पहुंचने की या पार्लियामेंट में पहुंचने की जो रसाई बनाने के रखे हैं, उनके लिए क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए कि जब बंगाल नेक्स्ट ईयर सबसे पहले बंगाल का इलेक्शन है और बंगाल में ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए वहाँ पे अब्बास सिद्दीकी नाम के लीडर तैयार बैठे हैं जो फ़ौरन असदुद्दीन ओवैसी का हाथ थाम लेंगे। अब्बास सिद्दीकी कौन है, ये एक अलग बात है। इसलिए कि वेस्ट बंगाल के जो मजलिस के जो लीडर हैं ज़मीर उल हसन, उन्होंने ये दावा किया है कि वो ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि ममता बनर्जी अगर उनकी बात को नहीं मानती हैं तो फिर वो अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर अपनी पार्टी को या तकरीबन 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की दावेदारी पेश करेंगे। अब वहाँ पे क्या होगा, ये एक अलग बात है। अब्बास सिद्दीकी कौन है, अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे दो लोग हैं। एक है जमीयतुल उलमा जो ममता बनर्जी के साथ है, तो दूसरे एक 40 साल बल्कि 45 साल से कम उम्र के मजहबी लीडर थे जो अब सियासी लीडर बन गए हैं, वो हैं अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी वहाँ पे 120 सीटों पे उनका असर है। अगर हम वहीं पर बात करेंगे तो बंगाल में फुरफुरा एक इलाका, एक तबका है और दूसरा तबका है जमीयतुल उलमा का। तो जमीयतुल उलमा के लीडर तो ममता बनर्जी के साथ हैं उनकी पार्टी में, तो ये ऐसा लग रहा है कि अब्बास सिद्दीकी को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाएगी, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की हो या अब्बास सिद्दीकी को हो। दावेदारी ये कर रहे हैं कि तकरीबन 120 सीटों में वहाँ पे ये अब्बास सिद्दीकी के लोगों की या सुनने वालों की, चाहने वालों की काफ़ी तादाद ज़्यादा है वहाँ पे, जिनका असर तकरीबन 120 सीटों पे रहेगा। बंगाल में मैं आपको ये बोल दूँ कि 294 सीट्स हैं असेंबली में, उसमें 120 सीट काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो देखना ये है कि बंगाल में क्या होता है। आइंदा 2-3 महीने में इलेक्शन वहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह वहाँ पे खेल बनता है या खेल बिगड़ता है या बीजेपी के लिए खेल बनता है। तो अगर बीजेपी के लिए बनता है तो तृणमूल कांग्रेस के लिए वाकई में वहाँ परेशानी का बास बनेगा। अब्बास सिद्दीकी का अगर बैकग्राउंड देखेंगे या उनकी तारीख में जाएंगे तो वो अब तक कम्युनिस्ट पार्टियों की तायद में हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील करके मुसलमान लीडर के तौर पे अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी अगर मिलते हैं तो वो तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं या कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कुछ बातचीत होती है, ये देखना आइंदा चंद महीनों में ये बात सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये बात कहूँगा कि बीजेपी ने एक नया प्लान बनाया है जो ये कहा जाता है कि सेहूनी ताकत है या जूइश फ़िलासफ़ी को वो करती है कि 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए हर मुल्क में। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो एनडीए में जो शामिल जमातें हैं उन सब को आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए कि बीजेपी जहां अपने आप को ताकतवर बना रही है वहां पे उनके साथ जो साथ देने वाली पार्टियां हैं उनको नुकसान पहुंचाती चले जा रही है। तेलुगु देशम से ये बात शुरू हुई थी, फिर शिवसेना पे आई, फिर अब अकाली दल ने भी वहाँ उनका साथ छोड़ दिया है। और इन इंतखाबात में नीतीश कुमार को जिस तरीके से बुरी शिकस्त हुई है, बल्कि हाँ शिकस्त ही कहूँगा मैं, इसलिए कि 71 सीटों से नीतीश कुमार गिरकर 43 सीटों पे आ गए हैं। तो नीतीश कुमार की हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन किस हद तक ताकतवर रहेगी
वो देखना ज़रूरी है। और नीतीश कुमार वक्त पर कभी भी किसी के भी साथ जा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार अपनी वफादारी चेंज करते हैं या लालू से फिर किसी किस्म से बातचीत होती है, बिहारी बिहारी एक अगर हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पे एक सेक्युलर गवर्नमेंट बन सकती है बिहार में। खैर ये सब ख्यास आराइयों की बात है। तो हम अगर आगे बढ़ के जाएंगे तो मैं आखिरी जो अहम बात अगर इसमें ये कहूँगा कि इंडिया रिसेशन की तरफ जा रहा है, माशी और बदहाली होने वाली है, तो किस तरह हम मौजूदा हुकूमत उसको डील करती है, ये देखना ज़रूरी है। अहम वाक़या जो इस हफ़्ते ख़ास तौर पर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया, वो हर एक की आंख खोल देने के लिए काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई तबक़ा तस्वुर किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि शेड्यूल कास्ट से भी कमज़ोर अगर हम हैं तो वो हम मुसलमान हैं। चाहे वो माशी एतबार से हो या किसी और एतबार से अगर हम बात करेंगे, तो आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर मुसलमान है, बल्कि बेबस और लाचार है। अगरचे कि अगर हम दावा ये करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे मुसलमानों के लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, मगर उसके बावजूद भी मैंने समझता कि मुसलमानों के हालात कुछ बेहतर होने वाले हैं। इसलिए कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट पर जब तक अमल नहीं होगा, बल्कि अमल दरामद नहीं होगा बेहतर तरीके से, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से मुसलमानों की तरक्की, फलाह, बहबूद सिर्फ हम ख्वाब देख रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश की बात कर रहा था मैं। आंध्र प्रदेश की बात में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इस हफ्ते अब्दुल नाम के ऑटो ड्राइवर ने अपने पूरे ख़ानदान के साथ ख़ुदकुशी कर ली। मुसलमान यकीनन इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन किस हद तक उन्हें पुलिस की जानिब से अजियत दी गई, ये देखना ज़रूरी है। फ़र्ज़ कीजिए कल अब्दुल थे, आज कोई और भी बन सकता है। पुलिस से यकीनन मुसलमानों को हर वक्त शिकायत रही है कि पुलिस कुछ ना कुछ तरीक़े से मुसलमानों को उकसा के या झूठे मुकदमात में फैलाते चले जाती हैं। अब्दुल उनकी शरीक हयात नूरजहाँ और उनकी बेटी थी सलमा और उनका बेटा था दादा खलंदर। बेटी 10वीं क्लास में थी, बेटा 4थी क्लास में है। ये सबको एक बैग चुराने के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। पहले गिरफ़्तार किया जाता है, फिर बाद में उन्हें छोड़ा जाता है, फिर बाद में दूसरे केसेस में उन्हें इतनी अजियत दी गई, मार मार के उनसे खून निकले तक उन्हें मारा गया। और उसके बाद उन्हें जब आदमी की बर्दाश्त के बाहर चले गया, तो वो अपना वीडियो फ़ोन में एक सेल्फ़ी वीडियो रिकॉर्ड करके ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो अपने दूसरे दिन उनकी पूरे ख़ानदान के लोग एक ट्रेन के सामने उन लोगों की लाश मिली। मैं समझता हूँ कि आज अब्दुल के साथ जो हुआ है, पुलिस की ज़्यादती, जुल्म और ज़्यादती के बाद हुआ है। वाइस जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर ने जब उसके फ़ौरन हरकत में आए तो मालूम हुआ कि अब्दुल के जो पुलिस वालों को मुअत्तल किया गया था, उनकी तरफ से मुकदमा लड़ने वालों का वकील का ताल्लुक़ तेलुगु देशम से था, वो कभी सियासी ओहदे पर भी फायज थे। तो ऐसे हालात में मुसलमान किस तरह निपटेंगे, ये सोचने के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हे फ़िक्र है कि हर मुसलमान को सोचना चाहिए। जिस तरह दुबक के इलेक्शन में बीजेपी ने कामयाबी रजिस्टर की है, अगरचे कि उसमें ये कहा जा रहा है कि लोग कार के निशान में और एक और दूसरे निशान में फ़र्क नहीं कर सके, जिसकी वजह से कार का निशान पीछे हो गया और दूसरे निशान को वोट ज़्यादा मिले। ये सब बात अलग है, लेकिन नतीजा ये निकला कि बीजेपी वहाँ जीत गई है। और बीजेपी के हौसले अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बुलंद हो गए हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। टीआरएस अब तक मजलिस को अपने गोद में बिठा के आगे बढ़ रही थी। देखिए, बिहार और तेलंगाना में डिफरेंस ये है कि बीजेपी ये चाह रही है कि बीजेपी ही वाहिद सियासी जमात है जो मुसलमानों की जमात रह गई है। कांग्रेस हो, टीआरएस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब पार्टियां कहीं ना कहीं मजलिस से या मुसलमानों के हमदर्द हैं। ये बात बताने की कोशिश हो रही है और उसको लेकर ही बीजेपी हर जगह पे साउथ इंडिया में ख़ास तौर पे अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। या तो असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा बता रहे हैं या सेक्युलर पार्टियों को मुसलमान पार्टी बताकर अपने आप को हिंदू पार्टी बता के ये करना चाह रहे हैं। बिहार में इंतखाबात के दौरान ये तक हुआ कि हर मुसलमान के घर को निशान लगाकर ये कहा गया कि कल अगर मुसलमान जब एनआरसी और सीएए पे अमर होगा और मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो ये घर आप लोगों के साथ रहेगा।
या आप लोगों का हो जाएगा, ऐसे चीज़ बता के वोट लिए थे बीजेपी। तो हो सकता है कि अब जिस तरह दुबाक में कामयाबी मिली है, बीजेपी यही कर सकती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, टीआरएस और एमआईएम एक है, और तारीख में जाएंगे तो कांग्रेस और एमआईएम कभी एक हुआ करते थे। तो बीजेपी यहाँ पे ताकतवर होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। बात ख़त्म करते हुए ये कहूँगा कि अगर बीजेपी यहाँ कामयाब होती है तो उन्हें रोकने के लिए टीआरएस क्या करेगी ये देखना ज़रूरी है। लेकिन अब्दुल सलाम का वाक़या मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि हम हमारे बचाव के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ों का बहुत सख्ती से काम करना ज़रूरी है। सियासी एतबार से जो भी होता है वो अपनी जगह है, लेकिन मजहबी एतबार से मजहबी लीडर्स के ऊपर या मजहबी उलमा मशाइखीन के ऊपर जो बड़ी ज़िम्मेदारी वो आती है कि एक ये है कि मुसलमान को नाम से मुसलमान नहीं बल्कि किरदार से मुसलमान बनाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की जाए, ताकि हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन के पेश हों। एक चीज़ ये हो गई है। दूसरी बात यह है कि मुसलमान की जान की हिफाजत करने के लिए मैं मज़हब में गए बगैर ये कहूँगा कि यकीनन अब तक ये कहा जाता था कि मुसलमानों को इंश्योरेंस हराम है, लेकिन आज जिस तरीके से जो दो राह पे मुसलमान आके खड़े हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को अपनी लाइफ का एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे लेना ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट अपने 10 लाख रुपए, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस का कवर हम बना के चलते हैं तो गवर्नमेंट अपने 10 लाख बचाने के लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट जब ओन करेगी, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के हर मुसलमान की हिफाजत करना एक फ़र्ज़ के तौर पे हर गवर्नमेंट उसे संजीदा तौर पे लेगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे उलमा का बहुत ज़्यादा रोल है। उलमा मशाइखीन को आगे आना चाहिए और मुसलमानों को, चाहे वो लाइफ है, देखिए लाइफ यकीनन ये कहा जाता है कि अल्लाह की दी हुई जान है और अल्लाह ही लेने वाला है, बात सही है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ताकि हम हमारी अक़ल से कुछ सोच के काम करें। तो आज मुसलमानों की ये मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हर अपने दोस्त को, अगर मैं अपनी पॉलिसी बनाता हूँ तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनेगी कि मैं अपने साथ वालों की भी पॉलिसी बनाऊँ। अगर वो पॉलिसी बनाने के हक़ में नहीं है तो मैं पैसे दे के उनकी पॉलिसी बनाने की ये एक कोशिश होना चाहिए कि जिस तरह अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि ईच वन टीच वन। एक आदमी को अगर पढ़ाया तो हिंदुस्तान नाखानगी के दौर से निकल के ख़ानदा कौम बन के मुल्क बनेगा हिंदुस्तान। तो उसी तरीक़े से हर आदमी एक की ज़िम्मेदारी अगर लेता है तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान की, ख़ास तौर पे अज़ला में रहने वाले मुसलमानों की, ये जान की अगर हम हिफाजत कर देंगे इंश्योरेंस के ज़रिए तो फिर हमारा मुस्तक़बिल बेहतर बन सकता है। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आज के प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।